नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा जीडीसी के 2017 के पेपर जो कि पेपर आयोजित हुआ था इसका 3 नवंबर 2019 को। ये परीक्षा 3 नवंबर 2019 को हुआ था सामान्य ज्ञान का। इसका पहला क्वेश्चन, शाही परिवार की राजकुमारी उबेल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई, वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर, यानी वो थाईलैंड की है। तो जो थाईलैंड के शाही परिवार की राजकुमारी उबेल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आयोग घोषित कर दी गई। राजकुमारी उबेल रत्ना माहीदोल को पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन चिनावट की सहयोगी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामित किया था, परंतु राजकुमार के भाई जो देश के राजा ने उनके उम्मीदवार के खिलाफ कड़ा राजदेश जारी कर किया। राज परिवार राजनीति के ऊपर है, तो इसका राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में किस देश के नागरिक हैं? तो ये नागरिक हैं जिबूती के, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये भारत सरकार के जो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं इस्माइल उमर गुलेह, ये जिबूती देश के निवासी हैं। इन्हें यह पुरस्कार सार्वजनिक मामले में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 2019 का पद्म विभूषण तीजन भाई, अनिल कुमार मणिभाई नाइक तथा बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र को प्रदान किया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में होता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये क्या था? पद्म विभूषण था सर्वोच्च है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री आता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी एलिफेंटा गुफा। तो भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिसन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये एलिफेंटा की गुफाओं में। यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का एक अनूठा कार्यक्रम है जो मुंबई के निकट यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल एलिफेंटा गुफा में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन से भारतीय हस्तकरघा विकास में जो निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही प्रतिस्पर्धा को नई शुरुआत होगी। राइट ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित दिए गए सूची का जो है मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करना है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का चला जाएगा सिरका पे, यानी ऑप्शन ए 3 पे जाएगा। यहाँ पे लगा भी देते हैं, ऑप्शन ए का जाएगा 3 पे। फिर बी लैक्टिक अम्ल, ये जाएगा आपका दूध पे। फिर अगला नेक्स्ट ब्यूट्रिक अम्ल जो है ये आ जाएगा आपका मक्खन पे, यानी ऑप्शन ए पे चला जाएगा। और फिर बचा साइट्रिक अम्ल, ये आ जाएगा आपका नींबू पे। तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध, ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन, साइट्रिक अम्ल नींबू। तो इसके अतिरिक्त देखा जाए तो टार्टरिक अम्ल का स्रोत इमली होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत टमाटर होता है और मेथनोइक अम्ल का स्रोत चींटी के डंक होते हैं। तो फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों में, शहद की मक्खियों में, बिच्छू तथा बर्रे के डंकों में मिलता है फार्मिक अम्ल। तो मेथनोइक अम्ल का अगर स्रोत देखें तो ये चींटी के या फिर मधुमक्खी के डंक के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिलान हो जाएगा इसका अगर हम मिलान करेंगे तो हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जेली फिश। ये वास्तविक मछली नहीं है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, रेड फिश, कैट फिश, डार्क फिश एक वास्तविक मछली के रूप में जानी जाती है, जबकि जेली फिश एक वास्तविक मछली नहीं है। जेली मछली जो है सेलिलेंट्राटा एक समुदाय होता है, सिलिलेंट्रा, तो उसी समुदाय का प्राणी है। इस बहुकोशिकीय समुद्री प्राणी के शरीर का आकार छाती जैसा होता है। इसकी 13 प्रजातियां होती हैं। इसके शरीर में अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें त्रिज्यक कहते हैं। तो इन्हीं जो प्रवर्ध होते हैं इन्हें टेंटिकल्स कहते हैं। टेंटिकल्स, इसका त्रिज्यक जो होता है सीमित होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी डी ऑप्शन राइट हो गया। तो कठोर व्यायाम की अवधि में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। चयापचय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है। शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर के बुनियादी कार्यों से बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए है, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है। जो पूछा गया यहाँ कि रंग वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये सही है। रंग वर्णांधता पुरुषों में जो होता है स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, ये सही है। रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं, ये गलत है। तो इसका जो कूट होगा, सही कूट ए होगा, केवल ए सही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो कथन है इसमें ए ही सही होगा। वर्णांधता आँखों से संबंधित एक विकार होता है जिसमें कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो रंग वर्णांधता कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाल हरा रंग वर्णांधता, नीला पीला रंग वर्णांधता, पूर्ण रंग वर्णांधता भी होता है, अनुवांशिक रंग वर्णांधता भी होता है। तो सामान्यतः इसके लक्षण क्या है वर्णांधता के, कि रंगों की पहचान और रंगों की चमक देखने में परेशानी होती है, और इसके अलावा समरूप रंगों में अंतर करने में असमर्थता होता है। जबकि जो रतौंधी है वो वृद्धजनों में होती है, युवाओं में ये सही नहीं है, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाला एक ऐसा विकार है जो चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो अथवा महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कहा गया निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होती है। आर है, ध्वनि तरंगे अनुपस्थ तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ये सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ये गलत है। तो यहाँ देखिए है क्या कि ध्वनि तरंगों में किसी सीमित रूप में ही दोलन होता है, जबकि आध्रुवित तरंगों में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि उनकी गति की दिशा और दोलन की दिशा एक ही होती है। जबकि आर वाले में क्या होता है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सही नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग होती है जिसका संचरण अंधैर तरंग एवं अनुप्रस्थ व अंधैर दोनों तरंगों के रूप में होता है। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं अंधैर तरंगे के रूप में या यांत्रिक, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, बल्कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती हैं, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कब हुआ था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ घटनाएं अगर देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष, पृथ्वी पर परिस्थितियों का बनना 4.3, जीवन की उत्पत्ति पूर्व केंद्रीय 3.7, प्राचीनतम पूर्व केंद्रीय या साइनोबैक्टीरियल जीवाश्म 3.5 ही है, और जीवन की उत्पत्ति पूर्व केंद्रीय 3.7 है। प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरियल जो वातावरण में ऑक्सीजन की मुक्ति हुई थी वो 2.5 अरब वर्ष पूर्व, प्राचीनतम जंतु जीवाश्म 0.7, जबकि स्थल पर व पौधों पर कवकों का आना 0.47। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सबसे बड़ा द्वीप है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। यह विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल है 5,87,041 वर्ग किलोमीटर, जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये कांगो क्या करती है, 2 बार करती है। कांगो नदी, जिसे जारी नदी भी कहते हैं, यह अपने बहाव मार्ग में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। कांगो नदी की लंबाई 4700 किलोमीटर है। 4700 किलोमीटर है ये
और नील नदी के बाद ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील के बाद कांगो नदी की जो विश्व में अगर देखें तो 9वीं सबसे लंबी नदी है। कांगो विश्व में 9वीं सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है ये। तो भारतीय सुदूर जो ये संस्थान है ये उत्तराखंड के देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक यूनिट है। यह सुदूर संवेदन, भू संरचना, स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी तथा तत्व संबंधित अनुप्रयोग के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से पहले भारतीय फोटो निर्वचन संस्थान IPI के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1996 में हुआ था। 1996 में हुआ था इसकी स्थापना। तो इसके बाद क्या हुआ, भारतीय सर्वेक्षण के तत्वाधान में हुआ था। वहीं नवीनतम जो प्रौद्योगिकी जो व्यवहारिक है उसी के आधार पर यहाँ पे प्रशिक्षण व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन बी 1960 में हुआ है। 1960। पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना 1960 में इराक में आयोजित बगदाद सम्मेलन जो कि 10 से 14 सितंबर 1960 में आयोजित हुआ था। उस दौरान ओपेक एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला इस संगठन के 5 स्थापक सदस्य हैं। स्थापति जब इनका स्थापना हुआ था तब के सदस्य हैं, जिसमें इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया और वेनेजुला, ये सब संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये भी पूछा जाता है, 14 है। ओपेक का मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है, तो ये वीना यानी ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में। ओपेक के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पाद के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफायती और नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिए एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पदों से हटाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 317 के अंतर्गत। 317। तो भारतीय संविधान के 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए 317 अनुच्छेद के तहत ही होगा। जबकि 315 अगर देखें, 315 तो इसके अंतर्गत क्या होता है, संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। जबकि जब 320 अगर देखेंगे, 320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों के कृत्य जो कृत्य होता है उनके कार्य का वर्णन है। जबकि 322 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के राज्यों का प्रावधान किया गया है। 322 अनुच्छेद में ही संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिसमें आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के संबंध में या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल है। भारत की संचित निधि पर या जैसा भी मामला हो प्रभावित किया जाएगा राज्य की संचित निधि पे। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसे अपना त्याग पत्र देगा? क्वेश्चन नंबर 15। तो भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में जो त्यागपत्र देंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। शपथ और जैसे त्यागपत्र देखिए, अगर राष्ट्रपति पद है शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। अगर पद है उपराष्ट्रपति तो शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही। अगर पद है राज्यपाल का तो शपथ दिलाएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अगर मुख्य न्यायाधीश हैं तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेंगे।
अगर प्रधानमंत्री हैं तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेंगे। अगर लोकसभा सभा के अध्यक्ष हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता, लोकसभा के अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेते। त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा की गई है? तो जो नीति आयोग द्वारा भारत में नवाचार सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग ने, या प्रतिस्पर्धी सूचकांक क्षमता के लिए जो इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीशन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन किया है? नीति आयोग किया है। और इसकी देखिए सूचकांक के अंतर्गत सभी राज्यों को 3 श्रेणियां हैं। एक है प्रमुख राज्य, फिर है उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य, फिर तीसरे में आ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य अथवा छोटे राज्य जो भारत के नवाचार सूचकांक के औसत स्कोर की गणना में आते हैं। ये 2 आयामों समक्ष प्रदर्शित के आधार पर रखा जाता है। जो इसकी गणना की जाएगी 2 आयाम पे होगा। 2 आयाम कौन कौन होंगे? एक समक्ष जिसे इनोबल्स कहते हैं तथा प्रदर्शन जिसे परफॉर्मेंस, ये दोनों पे ही नीति आयोग इसी इंडेक्स को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो कभी नहीं की गई है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात की जो है घोषणा कभी नहीं किया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करें तो 3 बार हुआ है। कब कब? 1962, 1971, 1975, 3 बार हुआ है, जबकि वित्तीय आपात कभी नहीं। वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है, तो यह कहलाती है आवृत्ति वितरण सारणी कहलाती है। वह सारणी जो अंकों तथा उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाती है आवृत्ति वितरण सारणी कहलाती है। दूसरे शब्द में एक ऐसी सारणी जिसमें चर तथा उसकी आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है आवृत्ति वितरण सारणी कहलाती है। जैसे चर 4 है तो बारंबारता 3, चर 6 है बारंबारता या आवृत्ति 8, चर अगर 9 है तो बारंबारता या आवृत्ति 7, और चर अगर 15 है तो बारंबारता या आवृत्ति 6 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दी गई कोड की सहायता से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। तो 5, फिर 10, 60, 75 ये कंप्लीट है, और फिर 3 है, 6 है, 36 है। यहाँ क्या भरा जाएगा? तो इस वाले अंक में जो ऑप्शन भरा जाएगा वो है 45। यहाँ पे भरा जाएगा 45। तो दिए गए कोड से विलुप्त संख्या का अंतर कैसे करना है? तो यहाँ हुआ क्या है कि देखिए 6 चौवा का 36 हो गया, ये हो गया 6 चौवा का 36, फिर 6 + 3 9 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 3 हो गया 9, और हो गया 9 3 45, सॉरी 9 5 45 हो गया। देखिए इसी के थ्रू बनेगा 9 5 45, तो यहाँ पे इसी के थ्रू ये बन रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 45। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इस नए व्यक्ति का भार कितना होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 70 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो इसमें जो परिवार है वो है भृगु, ऑप्शन सी। तो प्राचीन समय में भृगु ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महिष भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महिष परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही महिष परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो पौराणिक जो मान्यता है पौराणिक उसके अनुसार महर्षि जो है परशुराम भगवान 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके समस्त भूमि को ब्राह्मणों को दान दे दिया। भृगु वंशावली में सर्वप्रथम नाम भृगु का आता है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन सी है। दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे थे। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक सोबेई हागी तथा जेबी लिपिनकॉट हैं, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था।
सॉरी 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था ये प्रकाशन। तो यहाँ अंतर क्या है, दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक अगर पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे, लेकिन अगर यही पूछ देगा द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुबेई तथा जेबी लिपिनकाट। जो पुस्तक प्रकाशित कब हुआ है, 1935, जबकि लॉर्ड कर्जन वाला पुस्तक जो दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट है 1899 में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के राज्य में अवस्थित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार में स्थित है। ये गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की आदती देन है। बाघ की गुफाएं इंदौर से उत्तर पश्चिम में लगभग 90 मील की दूरी पर बघनी नामक नदी के बाएं तट और विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर है। बाघ की गुफाएं भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित एवं चित्रित की गई हैं। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम है लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। जो रोबोट है लक्ष्मी को सिटी यूनियन बैंक ने बनाया है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित इस बैंक के द्वारा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त बैंकिंग रोबोट 15 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है, तो ये आपका है आईरोट्यूना, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। भारत के प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आईरोट्यूना है। यह ड्रोन केरल के कोच्चि स्थित फर्म में पानी के भीतर काम करने में सक्षम देश के पहले रोबोटिक ड्रोन को विकसित किया गया। यह पानी के भीतर जहाजों और अन्य संरचनाओं का वीडियो व चित्र भेजने के लिए काम में आता है और इसमें सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया वही देश है जिसमें भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर में ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। इंडोनेशिया में भारत द्वारा 2018 में प्राकृतिक आपदा से राहत बचाव के लिए चलाया गया था ये कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें प्रयागराज कुंभ में जो सुमेलित नहीं है वो है माघी पूर्णिमा 15 फरवरी। माघी पूर्णिमा जो है हुआ था 19 फरवरी को। बाकी सभी मकर संक्रांति ये सही है, 14 से 15 जनवरी। मौनी अमावस्या 4 फरवरी सही है। बसंत पंचमी 10 फरवरी सही है। तो सभी ऑप्शन इसमें सही है। जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितने बार के लिए बनी है, तो ये 28 का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथी बार बनी है, चौथी बार। जनवरी 2019 में अवामी लीग पार्टी की शेख हसीना वाजेद चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। शेख हसीना लगातार तीसरी बार जबकि कुल चौथी बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो यहाँ क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है, तो कुल पूछा गया ना कि लगातार। तो अगर देखेंगे तो कुल चौथी बार और लगातार ये तीसरी बार। तो बांग्लादेश में होने वाला यह 11वां आम चुनाव था। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को कुल 257 सीटें जबकि उसके गठबंधन को 288 सीटें प्राप्त हुई मिलाकर के। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद जिसे जातीय संसद भी कहते हैं कुल 350 सीट थी, यहाँ पर 288 सीटें प्राप्त हुई, 257 और गठबंधन को लेकर के 288 हुई है। तो हम कुल चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है। जबकि लगातार की अगर बात करेंगे, अगर लगातार पूछता तो यहाँ तीसरी बार होता, लेकिन कुल पूछा है तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ चौथी बार, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया हुआ है, तो वह सिक्का क्या है, 100 रुपये का सिक्का, यानी ऑप्शन बी राइट है। स्मृति में जारी किया गया 100 रुपये का सिक्का।
तो उनका 93 वर्ष के आयु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। क्वेश्चन नंबर 30, जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान क्या था? ऑप्शन ए यानी अशोक चक्र से। तो जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके परिजन को सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। ये पेपर के कुल 30 क्वेश्चन। तो इसके बाद अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। धन्यवाद, थैंक यू।